किस तरीके से कथित रूप से बाबा की इज्जत बचाने में लगा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या रामदेव की इज्जत बचाने के लिए गोदी मीडिया ने अपनी धोती खोल दी है, यानी अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया है। यदि हो तो आप अक्सर सुनते होंगे कि रामदेव अपने कार्यक्रम में एलोपैथी को लेकर एलोपैथी के खिलाफ बोलते रहते हैं। जिस तरीके से एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके के आरोप लगाता है, बहुत कुछ बोलता है, ठीक वैसे ही भाषा रामदेव प्रयोग करते हैं एलोपैथी के खिलाफ। जबकि सवाल ये भी उठता है कि जिस एलोपैथी के खिलाफ रामदेव माहौल बनाने की कोशिश करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, खुद और अपने लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उसी एलोपैथी वाले अस्पतालों में जाकर अपना इलाज भी करवाते हैं। और बीजेपी के कई बड़े नेता जो रामदेव के बेहद करीबी थे, वे सब भी जब बीमार पड़े तो रामदेव के अस्पतालों में जाने की बजाय और इनकी टिकिया चूरन लेने की बजाय सबने एलोपैथी पर ही भरोसा किया। दिवंगत नेता अरुण जेटली जी को ही याद कर लीजिए। एक तथ्य ये भी बताया जाता है कि स्वयं रामदेव भी एलोपैथी माध्यम से इलाज करवा चुके हैं। इसके बावजूद एलोपैथी को स्टूपिड साइंस का नाम देते हैं। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। रामदेव के परम मित्र बताए जाते हैं, नाम है बालकृष्ण। अगस्त 2019 में बालकृष्ण भी एम्स में भर्ती हो चुके हैं, जबकि पतंजलि के अपने अस्पताल भी है और दवाइयां तो भर भर के हैं। अब सवाल ये है कि जब अपने पास दवाई भी है, अस्पताल भी है, डॉक्टर भी है तथा स्टूपिड साइंस के बारे में तमाम बुराइयां भी पता है, तो फिर जब खुद संकट में आते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो उसी एलोपैथी के पास क्यों चले जाते हैं? बहरहाल यहाँ चर्चा का विषय ये नहीं है कि इलाज का कौन सा सिस्टम बढ़िया है, कौन सा खराब है। यहाँ चर्चा का विषय ये है कि रामदेव और उनकी कंपनी ने आधुनिक मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भ्रामक विज्ञापन दिए थे, जिसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले में कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत ही गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस मामले को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद नहीं बनाना चाहते, लेकिन एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि इस तरह का भ्रामक विज्ञापन आगे से नहीं आना चाहिए और यदि आया तो हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ का जुर्माना ठोका जाएगा। आगे इस मामले पर 5 फरवरी 2024 को सुनवाई होगी। आइए लगे हाथ कुछ और चीजों को याद कर लीजिए। हमारे लिए आपको ये सब याद दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि गोदी मीडिया बाबा की चोट पर मरहम लगाने में लगा हुआ है। कैसे लगा है वो हम अभी आपको प्रमाणित रूप से दिखाएंगे। साल 2015 में आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले इनकी कंपनी को लाइसेंस नहीं मिला था, यानी बिना लाइसेंस के ही आटा नूडल मार्केट में उतार दिया गया और इसके बाद इन्हें लीगल नोटिस का सामना भी करना पड़ा। सवाल यह है कि किसके भरोसे, किसके दम पर, कहां से इतनी सह मिली कि बिना लाइसेंस के ही प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया गया। साल 2015 में ही सेना की कैंटीन ने, यानी सैनिक लोग जहां से छूट पर सामान खरीदते हैं, वहां से रामदेव के आंवला जूस को निकालकर फेंक दिया गया, यानी वापस कर दिया गया और कह दिया गया कि ये प्रयोग करने के लायक नहीं है। साल 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलाने की शिकायत भी की थी। साल 2018 में मामला सामने आया कि गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई गई, यानी इनका प्रोडक्ट है गिलोय घनवटी, यदि इनके दिसंबर में डिब्बा बनकर पैक हो रहा है तो उस पर डेट जनवरी की लिखी जाती थी। बाकी जब पूरा देश कोरोना के आपदा में था तो बाबा ने किस तरीके से अवसर निकाला कोरोनिल लॉन्च करके और लॉन्चिंग में बाकायदा मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाकर खड़ा कर दिया। ये भी आपने देखा किस तरह से प्रचार किया गया कि कोरोनिल कोरोना की दवाई थी। बाद में जब इधर उधर से सवाल उठने शुरू हुए तो इम्यूनिटी बूस्टर का नाम दिया गया, लेकिन जब तक ये सारा खेल हुआ तब तक शायद बाबा की कंपनी लंबा चौड़ा मुनाफा कमा चुकी होगी। इसके अलावा रुचि सोया से लेकर लोन लेना देना, कंपनियों का अधिग्रहण, तमाम तरह के आरोप इन पर पहले ही लग चुके हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता का संरक्षण जिस दिन हटेगा, बाबा जिस पूछ को उखाड़ने की धमकी दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, शायद वो ज्यादा गहराई से उखड़ जाएगी। यहाँ मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति पैसे से चलती है और बाबा के पास बहुत है। वैसे मामला यही तक नहीं है। हरिद्वार में बाबा की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी आरोप लगता है कि इन्होंने कुछ लोगों के घरों को अपनी यूनिवर्सिटी के भीतर कैद कर लिया और उन घरों का बिजली पानी सब कुछ काट कर रख दिया गया है, यानी वो लोग मुकदमा भी लड़ रहे हैं और मजबूर है कि वो अपने घरों में जा नहीं सकते, रह नहीं सकते। आरोप लगता है कि बाबा ने अवैध कब्जा कर रखा है। पिछले दिनों हम इस मामले पर विस्तार से आपको पूरी कहानी बता चुके हैं। जिन लोगों के घरों पर बाबा ने यूनिवर्सिटी के नाम पर कथित कब्जा किया है, वो लोग ये भी बताते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कागजी कार्रवाइयों के अधूरे रहते ही बाबा ने भारत के राष्ट्रपति को बुलाकर फीता कटवा लिया, यानी रामदेव के नाम पर विवादों की कमी नहीं है। फर्जी प्रचार हो, भ्रामक प्रचार हो, जमीन कब्जे का मामला हो या फिर महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं और ज्यादा अच्छी लगती हैं, इस तरह की बातें बोलने की बात हो, बाबा पर हर तरीके के आरोप लगते हैं। और सबसे बड़ा आरोप तो ये लगता है कि इनके गुरु गायब हो गए
और चेले इतनी लंबी चौड़ी पहुंच रहने के बाद भी गुरु का कुछ अता पता नहीं लगा पाए। अब रामदेव के गुरु का अता पता क्यों नहीं चला, हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि जब पता नहीं चला तो कहां से बताएंगे। जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में घूमता हो, जब उसको नहीं पता तो हमें कहां से पता होगा। बहरहाल बात जब भी डीजल पेट्रोल की आती है तो प्रधानमंत्री के वादों से पहले मुझे रामदेव की याद आती है। इन्होंने कई बार यह दावा किया था कि कांग्रेस की सरकार चली जाएगी, भाजपा की सरकार आ जाएगी तो डीजल और पेट्रोल 30 रुपया 35 रुपया लीटर बिकने लगेगा। अच्छा, एक बात तो भूल ही रहे थे, इस स्क्रीनशॉट को जरा ध्यान से देख लीजिए। एनडीटीवी ने ट्विटर पर इसे शेयर किया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बाबा की कंपनी को जो फटकार लगाई थी और कहा था कि भ्रामक प्रचार मत करना वरना हर प्रोडक्ट पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे, इस खबर को ट्विटर पर एनडीटीवी के चैनल द्वारा शेयर किया गया था। लेकिन कुछ घंटों बाद जब मैंने इसे खोलने का प्रयास किया और इस वीडियो को देखने का प्रयास किया तो पता चला कि इसे डिलीट कर दिया गया है। खुल ही नहीं रहा था और इस तरह से दिखा रहा था, देख लीजिए आप भी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर एनडीटीवी ने इस वीडियो को क्यों डिलीट किया होगा? क्या कहीं से कोई दबाव था या फिर कहीं से कोई लालच था? वैसे एनडीटीवी पर बाबा के प्रोडक्ट का भर भर के प्रचार आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर की गई रिपोर्टिंग को एनडीटीवी ने किस वजह से डिलीट किया, क्या ये सवाल नहीं उठता? और यदि डिलीट करना पड़ा तो क्या ये दोनों पक्षों पर सवाल नहीं उठाता? एक तो हमारे देश की मीडिया पर जो कि पहले से सवालों के घेरे में है, और दूसरा बाबा पर कि क्या बाबा ने लालच या दबाव डालकर वीडियो डिलीट करवाया होगा ताकि झूठा प्रचार और भ्रामक खबर फैलाने की बात आम जनता में न पहुंचे, वरना बाजार खराब हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकने कम हो जाएंगे, मार्केट खराब हो जाएगा। ट्विटर पर जब ये वीडियो गायब हो गया तो हमने यूट्यूब पर भी देखने की कोशिश की, संबंधित वीडियो नहीं मिला। ये भी हो सकता है कि कहीं छुपा हुआ हो, हम नहीं ढूंढ पाए, आप ढूंढ लीजिएगा। हमारी व्यवस्था बहुत बड़ी नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। ढूंढना चाहे तो इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं मैडम का वीडियो था जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबा की कंपनी को लगाए गए फटकार के बारे में बता रही थी। हालांकि एनडीटीवी के अंग्रेजी वाले चैनल पर इससे संबंधित खबरें देखने को मिली, मगर सवाल यह है कि हिंदी वाले से क्यों मिटाया गया। वैसे यहाँ एक सवाल और उठता है कि एलोपैथी के बारे में भ्रामक दावा करने और अपनी दवाओं के बारे में भ्रामक प्रचार करने के मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट डांट फटकार लगा सकता है तो यही लोग चुनाव से पहले जनता से जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं, जैसे कि रामदेव ने ही जो 30 रुपया 35 रुपया डीजल पेट्रोल दिलवाने की बात कही थी, इन सब के लिए कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए? और देश के बड़े बड़े नेता जनता से जो बड़े बड़े दावे करके आ जाते हैं, वादे करके कुर्सी पा लेते हैं और कुर्सी पाने के बाद भूल जाते हैं, क्या उनकी भी कोई जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए? इन सब पर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए अब पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, इसके बाद पीएम मोदी की तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, उसे ध्यान से देखिएगा। और इन मैडम को भी तो सुनना है, उन्हें सुनकर ही जाइए। पिछले दिनों गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल क्रिकेट मैच खेला गया। इसमें भारत की हार हुई, लेकिन इस मैच से पहले ही जैसे ही यह खबर आई कि पीएम मोदी ये मैच देखने जा सकते हैं, सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी और लोग लिखने लगे कि इनको नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग पनौती लिखने लगे, कहने लगे कि यदि ये जाएंगे तो संकट में आ जाएगा मैच, पनौती लग जाएगा। हालांकि हम इन बातों का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते और जब मैच हुआ, भारतीय टीम हार गई, तब सोशल मीडिया पर पनौती शब्द की बाढ़ सी आ गई। ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेंड करने लगा। लेकिन जैसे ही लग रहा था कि यह पनौती धीरे धीरे शांत हो जाएगा, इसकी चर्चा कम हो जाएगी, राहुल गांधी ने उसमें आग लगा दी। एक कार्यक्रम के दौरान इन्होंने कह दिया कि अच्छा खासा हमारे लड़के मैच जीत जाते, लेकिन पीएम ने जाकर उसमें पनौती लगा दिया और मैच हरवा दिया। राहुल गांधी ने पीएम का मतलब पनौती मोदी भी कह दिया। अब जब से ये बात सामने आई है, फिर से पनौती चर्चा में आ गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी को इस स्तर पर उतारने के लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी ने यह बोलकर सही किया या गलत किया, ये अलग से चर्चा का विषय है, मगर फिलहाल सवाल ये है कि राहुल गांधी को इस स्तर पर उतारने के लिए जिम्मेदार कौन है? जब सामने से लगातार बिना किसी सीमा की परवाह किए कुछ भी बोल दिया जाता हो तो शायद राहुल गांधी को यह एहसास हुआ कि अब उन्हें भी बिलो द बेल्ट जाना पड़ेगा, मगर इसके बावजूद ये अच्छे संकेत नहीं है। राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में यह भी कहा कि जिस तरीके से पीएम मोदी क्रिकेट में हार के बाद खिलाड़ियों से मिल रहे थे ड्रेसिंग रूम में जाकर, उसी तरह से एक वक्त में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों से भी मुलाकात की थी, उन्हें अपने घर का बताया था, अपने घर का सदस्य बताया था। लेकिन जब महिला पहलवानों ने भाजपा सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जब ये महिलाएं प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगा रही थी, तो प्रधानमंत्री गायब हो गए। वैसे एक बात और ध्यान देने वाली है, अहमदाबाद में क्रिकेट टीम से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को न्योता दिया कि दिल्ली आना तो मुलाकात होगी, मैं तुम्हें न्योता दे रहा हूँ। इसके बाद से चर्चा ये भी शुरू होने लगी कि ये खिलाड़ी दिल्ली जाकर यदि प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो मिले, अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इतना ध्यान में जरूर रखें कि प्रधानमंत्री से संकट के समय मदद की उम्मीद बिल्कुल न रखें।
हैं, वरना महिला पहलवानों की तरह धोखा ही मिलेगा। इस तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे हैं। वही चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहा है, तो कहीं ऐसा न हो कि बैकफायर कर जाए। लेकिन जैसा कि कल मैंने फेसबुक पर लाइव वीडियो में कहा था, वैसे फेसबुक पर मैं लाइव रोज जुड़ता हूँ शाम को किसी भी समय, तो आप लोग चाहें तो वहां लाइव हमसे बातचीत कर सकते हैं। मैंने कहा था कि पनौती शब्द राहुल गांधी का दिया हुआ नहीं है और न ही कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। कुछ साल पहले तक बीजेपी के नेता, गोदी मीडिया और IT सेल राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये इस्तेमाल तब तक हुआ जब तक इन्हें इससे फायदा हो रहा था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सबने राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया या फिर बेहद कम कर दिया, क्योंकि अब उसका बैकफायर होने लगा। ठीक इसी तरह से कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई गलत टिप्पणी किसी पार्टी के नेता की तरफ से आती थी तो वो बैकफायर होती थी और उसका फायदा पीएम मोदी को और भाजपा को मिलता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में, 1-1.5 साल में स्थिति ऐसी हो गई है कि पीएम मोदी पर आरोप लगाने, कटाक्ष करने या उनकी चुटकी लेने वाले को नुकसान के बदले फायदा होने लगा है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी जब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं तो उनका ही नुकसान हो जाता है, बल्कि विपक्षी पार्टियों को फायदा होने लगता है। यानी स्थितियां अब पलट चुकी है। जो स्थिति पहले पीएम मोदी को लेकर पॉजिटिव थी, अब वो स्थिति राहुल गांधी को लेकर पॉजिटिव हो गई। अब कहानी ऐसी होने लगी है कि राहुल गांधी के बारे में गलत बोलने पर जनता लग लेती है और पीएम मोदी के बारे में यदि सवाल किया जाए या चुटकी ली जाए तो उसे पसंद करने लगे। और ये जो पनौती शब्द है, इसके साथ खास बात यह है कि ये जनता का दिया हुआ नाम है, इसे राहुल गांधी ने लपक लिया है। ये कांग्रेस या राहुल गांधी का दिया हुआ नाम नहीं है। तो इतना तो तय है कि इस मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी को फायदा ही होने जा रहा है। और इसके उलट क्रिकेट वर्ल्ड कप से बीजेपी तथा पीएम मोदी जितना बड़ा फायदा सोचकर चले थे, जो प्लानिंग थी वो फेल हो चुकी है। माहौल बनाने का जो प्लान था वो चौपट हो चुका है और उससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक ट्रिपल एक्शन हथियार भी छोड़ दिया है। मगर उस ट्रिपल एक्शन हथियार पर बात करने से पहले एक चीज और याद दिला दें कि इधर पनौती बोला गया, उधर ईडी एक्शन में आ गई और ईडी ने राहुल तथा सोनिया गांधी से संबंधित कंपनियों के 752 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया। हालांकि नेशनल हेराल्ड के मामले में बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लिखा है कि ईडी ने आरोप लगाया है कि यंग इंडिया के शेयर होल्डर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के मालिक हैं। चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया गया है, जबकि कानून ये कहता है कि शेयर होल्डर कभी किसी कंपनी का मालिक होता ही नहीं और ये कंपनी तो वैसे भी नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी पूछा कि किसके साथ चीटिंग हुई है और किसके ट्रस्ट का ब्रीच हुआ है, क्योंकि जिन दो कंपनियों की बात हो रही है वो दोनों ही इन्हीं लोगों से संबंधित है। तो कौन है जो अपने साथ हुए धोखे का आरोप लगा रहा है? वैसे आसान भाषा में आपको यहाँ बता दें कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में केवल राजनीति ही है, कहीं कोई गड़बड़ी का मामला नहीं है, ऐसी बातें कही जाती है। और आसान भाषा में कहें तो एक आदमी ने अपनी एक कोठरी से धन निकालकर दूसरी कोठरी में रख दिया, इसी तरह का गेम है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, यदि कहीं कुछ गड़बड़ मिल जाता तो 9.5 सालों से अब तक बहुत कुछ हो सकता था। घंटों घंटों की लगातार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन जांच एजेंसियों ने, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल हवा ही बनाते रहे। इसकी वजह से ये बातें और मजबूत होती है। बहरहाल जांच चल रही है, देखिए कब तक चलती है और क्या परिणाम निकल कर आता है। कुछ आता भी है या फिर खाली मीडिया बाजी होती है, इधर उधर छापेमारी होती है। उधर पनौती वाली मिसाइल के बाद राहुल गांधी ने एक ट्रिपल एक्शन मिसाइल छोड़ दी है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया कि जेब कतरा जब भी आता है तो अकेले नहीं आता है, एक होता है ध्यान भटकाने वाला, दूसरा होता है जेब काटने वाला। इसी तरह से उन्होंने कह दिया कि पीएम मोदी और अडानी भी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी आपका ध्यान भटकाते हैं और अडानी आपकी जेब काट लेता है। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह को लाठी चलाने वाला कह दिया। वैसे यहाँ एक बात और याद दिला दें, हाल ही में गौतम अडानी की कंपनियों पर आरोप लगा कि विदेशों से कोयला सस्ता खरीदते हैं, भारत में उसे कई गुना दाम पर बताकर पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी बिजली का बिल ज्यादा आता है। अब उधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहा, इधर गोदी मीडिया के मशहूर लपटझंडिसों में से एक रूबिका मैडम नाराज हो गई और राहुल गांधी को उनकी खींची हुई लकीर दिखाने लगी, मोहब्बत की दुकान याद दिलाने लगी। सोशल मीडिया पर रूबिका लिखती है कि राहुल जी अपनी ही खींची लकीर पर नहीं चल रहे, जिस मोहब्बत की दुकान से तस्वीर बदलने का वादा कर रहे थे, उसी दुकान से बेइंतहा नफरत का मुजाहिरा पेश करना अनुचित है। देश के पीएम को आप ही ने संसद में गले लगाया था, फिर उनसे इतनी नफरत क्यों? उनकी नीतियों का विरोध आप करें, समझ में आता है, लेकिन विरोध की ऐसी भी क्या जिद है कि जहां जरूरत न हो वहां भी जबरदस्ती किया जाए? सर आप कहेंगे तो असर पड़ेगा, ये पूछेंगे तो भूकंप आ जाएगा, ये कहेंगे तो ट्रेंड कर जाएगा। एक लीडर को ऐसे तमाम सुझाव आते होंगे, लेकिन कुछ तालियों के लिए हर सुझाव मान लेना आपके लिए हानिकारक और सामने वाले के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इतिहास तो यही कहता है। यानी राहुल गांधी को ज्ञान देने के साथ साथ अपना दर्द बयां करने के साथ साथ रूबिका लियाकत ने यह भी याद दिला दिया कि आपने पूर्व में जब भी इस तरह की
बातें कही है तो आपको नुकसान हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी को फायदा हुआ है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी कि परिस्थितियां पलट चुकी हैं, शायद रूबिका मैडम या तो उसको ध्यान नहीं दे रही हैं या फिर उसको भुलवाने की कोशिश कर रही हैं। बाकी मैडम को ये बातें यानी पनौती शब्द इतना बुरा क्यों लग रहा है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। सवाल ये भी उठता है कि जब पिछले दिनों पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा, इशारों इशारों में तथा आलू से सोना वाली बात याद दिलाई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अपने मरे हुए पिता को गाली देने का झूठा आरोप लगाया, तब क्या रूबिका लियाकत को ये सारी बातें बुरी लगी थी? तब क्या रूबिका लियाकत ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे मत बोलिए। अब दिल में दर्द हुआ है तो निकलेगा ही। मैडम ने उसे ट्विटर पर निकाल दिया। आइए अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान में कही गई कुछ बातों का बढ़िया वाला पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आगे की बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब वो जयपुर पहुंचे तो बहुत सारे होर्डिंग देखे जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें नहीं थी और तंज करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने पुराने नेता जो कि दलित समाज से आते हैं उनकी फोटो कांग्रेस ने कहीं नहीं लगाई। पीएम ने यह भी कह दिया कि यदि खड़गे साहब की फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी थोड़ी चली जाती। यानी एक दलित नेता का दर्द दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मगर सवाल यह है कि पीएम मोदी अभी 2 दिन पहले ही उन्हीं दलित मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा रहे थे कि खड़गे ने मेरे 40 साल पहले गुजरे हुए पिता को गाली दे दी है, जो कि सरासर झूठ था। यानी 2 दिन पहले जिस दलित नेता के ऊपर गाली देने का झूठा आरोप लगा रहे थे, 2 दिन बाद उसी की चिंता कर रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग देश के लिए कुछ करते हैं हम उनके लिए जीते हैं। सरदार पटेल बीजेपी से नहीं थे, फिर भी उन्होंने देश के लिए जो किया उसके लिए हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, लेकिन आज तक कांग्रेस का कोई नेता देखने नहीं गया। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने सरदार पटेल का बहुत अपमान किया। इसका आधार क्या है? शायद इसका जवाब बीजेपी वाले भी न दे पाए, देंगे भी तो उसका कोई आधार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से हवा ही नजर आता है। मगर थोड़ी देर के लिए यदि इसे सच भी मान लिया जाए कि चलिए छोड़िए कांग्रेस ने अपमान किया, प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को बहुत सम्मानित किया, तो जिस सरदार पटेल ने भारत को स्वरूप दिया, जिसने भारत का आकार दिया, उनकी मूर्ति बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत क्यों नहीं याद आया? उसे बनाने का ज्यादातर टेंडर चीनी कंपनियों को क्यों दिया गया? वो चीन जो आए दिन हमारे देश में हमारी जमीन हड़पता है, हड़प कर बैठा है। यानी अलग अलग रियासतों को अलग अलग हथकंडा अपनाकर किस तरीके से देश में मिलाने वाले पटेल जी की मूर्ति बनाने का टेंडर उस देश को दिया जाता है जो देश हमारी ही जमीन को हड़प कर बैठ जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम था अभी हाल ही में, जहां पर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया, जहां से बहुत ही शब्द ट्रेंड